नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। यह कार्यक्रम में इतिहास के तथ्यों के बारे में सही जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि आज इतिहास के साथ छेड़छाड़ की प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया वर्षों पहले भी जारी थी और आज के दिन इस प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इतिहास के तथ्यों को समझने के लिए और जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं पलामू के वरिष्ठ पत्रकार गोकुल बसंत जी। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी। मैं अभी के वक्त में यह जानना चाहता हूं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की प्रक्रिया जो चल रही है वह समाज के लिए कितना घातक है या हानिकारक है? प्रेम जी, हम लोग अभी इतिहास के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां ऐतिहासिक रूप से क्या सत्य है जी और क्या असत्य है उसको समझना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। यह सिर्फ आम लोगों के बीच में नहीं बल्कि स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल कर उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जब आप छात्रों को जो कच्चे घड़े होते हैं जी उनके मन में गलत इतिहास बैठाएंगे, उनको गलत इतिहास पढ़ाएंगे, तो बड़े होकर के क्या करेंगे और इतिहास के बारे में क्या समझेंगे? वे सत्य कभी नहीं जान सकते। इसलिए जरूरी है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ या किसी तरह का बदलाव न हो। इतिहास के पुनर्लेखन में उसकी भाषा, उसकी शैली जी परिवर्तन हो सकता है, जी लेकिन उसके तथ्यों के साथ, उसकी वैज्ञानिकता के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से घनघोर अपराध है मानवता के विरुद्ध। ऐसी कोई घटना अभी, जैसे अभी मेरे दिमाग में तो बहुत पुरानी घटना याद आ रही है कि गदर फिल्म जो बनी थी उस फिल्म में भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया था। आज के समय में ऐसा कोई उदाहरण आप? अभी ताजा उदाहरण जी यह है कि कर्नाटक के हाई स्कूल में जी 8वीं कक्षा के छात्रों की इतिहास के पुस्तक में जी सावरकर के बारे में जी एक अध्याय शामिल किया गया है। जी अभी वो नया शामिल किया गया है। अच्छा लेकिन यह गलत नहीं है कि आप सावरकर को उस अध्याय में शामिल करते हैं पाठ्य पुस्तक में, लेकिन कम से कम ईमानदारी से जी सच को रखना चाहिए। इतिहास जो है उसको उसी रूप में रखना चाहिए। लेकिन 8वीं कक्षा के जो पाठ्य पुस्तक में जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरी तरह से सत्य से परे और मिथ किए हैं। जी इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा तो अब थोड़ा सा यह जान लेना जरूरी है कि आखिर है क्या उसमें। नहीं जी तो उस पाठ्य पुस्तक में सावरकर के बारे में लिखा गया है हाँ कि सावरकर जिस जेल में बंद थे, जी जेल की जिस कोठरी में बंद थे, जी उसमें किसी प्रकार की कोई सुराख नहीं थी। जी बावजूद वहां एक बुलबुल रोज आती थी, अच्छा जिसके पंखों पर बैठकर सावरकर अपनी मातृभूमि की सैर किया करते थे।
यह क्या संभव है? अभी की किताब में ये बात, अभी लेटेस्ट जो किताब है, ये तो संभव नहीं है। ये क्या ये संभव है? ये पूरी तरह से काल्पनिक, कपोल काल्पनिक कथा है। तो इस तरह से भविष्य में भी कपोल काल्पनिक कथाओं को ऐतिहासिक रूप दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करने, गलत परंपरा स्थापित करने और गलत सोच विकसित करने का अभियान चलता रहा है। इसके पीछे भी एक खास उद्देश्य है। अब देखिए, सड़कों का नाम, शहरों का नाम, पर्यटन स्थलों का नाम जी, या अन्य स्मारकों का नाम जो बदला जा रहा है, वह एक तरह से इतिहास को मिटाने जैसा है। बिल्कुल। मुगलों ने करीब 550-600 साल तक यहाँ राज्य किया। अंग्रेजों ने भी 150 साल से ज्यादा राज किया, मगर उन्होंने कभी भी प्राचीन नामों को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही नाम दिया अपने, जिसका उन्होंने निर्माण किया। मसलन अगर उन्होंने सड़क बनाई तो सड़क का अपना नाम दिया, अगर शहर बसाया तो शहर का अपना नाम दिया, इमारतें बनाई तो उसको अपना नाम दिया, स्मारक बनाया तो उसको अपना नाम दिया। इस तरह से कोई प्राचीन चीजों को बदल करके अपना नाम देने और वाहवाही लूटने की कभी कोशिश नहीं की। मगर वर्तमान दौर में सिर्फ नाम बदलने और यह साबित करने की इसका निर्माण हमने ही किया है और हम ही कर सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से इतिहास के साथ गद्दारी भी है, इतिहास को बदलना भी है। अब प्रयागराज का नाम आपने कर दिया है इलाहाबाद का, इलाहाबाद का प्रयागराज आपने कर दिया जी। अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या पता चलेगा कि इलाहाबाद क्या था, किसने बसाया था, इसकी विशेषता क्या थी। उसको सीधा सीधा तो जुड़ गया प्रयागराज से, धार्मिक जानने का मतलब अवसर उसको नहीं मिलेगा। उसके अंदर यह क्यूरियोसिटी भी नहीं जागृत होगी कि वह जानने की कोशिश करे। उसके तो बचपन से अभी अब जो नई पीढ़ी है वही देखेगा कि प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज का एक अपना इतिहास है। जबकि प्रयागराज इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद अलग है और प्रयागराज अलग है। तो ये जबरिया चीज है। इस तरह के इतिहास को मिटाने से, अब मैं लोकल स्तर पर आपको बताता हूँ जी, बहुत सारे लोग हैं जो डाल्टनगंज का नाम बदल करके मेदिनीनगर कर दिए। डाल्टनगंज से भी पहले तो कुछ नाम था। डाल्टनगंज का नाम बदल करके मेदिनीनगर किए और इनके लिए बहुत बहुत तर्क दिए। लेकिन डाल्टनगंज शहर का इतिहास जानने के लिए, डाल्टन को जानने के लिए डाल्टनगंज का को भी होना जरूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानने के लिए नहीं, ये जरूरी है। और कर्नल डाल्टन ने किसी शहर का नाम बदल करके अपने नाम पर नहीं किया। लोग कहते हैं कि बल्कि बिजराबाग भी नाम, कोई शहर नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। बिजराबाग का मतलब ही होता है सुनसान इलाका। अच्छा, तो बिजराबाग सुनसान इलाका, जहाँ जंगल झाड़ थे जी, पथरीली जमीन थी, बलुआही जमीन थी, कोई आबादी नहीं थी। जब इसको बिजराबाग कहा गया उस वक्त कोई जनसंख्या नहीं थी, कोई आबादी ही नहीं थी यहाँ। शहर का बात तो बहुत छोड़ दीजिए। नहीं, तो गलत तरीके से पेश करना। अब डाल्टन ने अपने नाम पर इसको बसाया तो उसने खोज की जी, इसकी खोज की। पहले उसने तरहसी के पास अमानत नदी किनारे इसकी तलाश की, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी व्यवहारिकता की जांच की, जांच परख किया विशेष कमेटी ने कि यहाँ रखने से क्या फायदा होगा जी और क्या नुकसान होगा। फिर कुछ दिनों तक लेस्लीगंज को बनाया गया। नहीं, फिर लेस्लीगंज के बाद चयन सीधे कहाँ हुआ, डाल्टनगंज। डाल्टन। नहीं,
तो डाल्टन का चयन इसलिए हुआ, कुछ समय तक रजहारा कोलियरी जो है वो चालू हो चुकी थी और वहां तक कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे लाइन का भी आगमन हो चुका था। तो उसको यहाँ से डाल्टनगंज तक रेलवे लाइन जोड़ने में बहुत परेशानी नहीं थी। दूसरी तरफ दो नदियां, एक अमानत एक कोयल न, वो बीच में, तो यहाँ पानी का भी संकट नहीं होना था। जी बिल्कुल नहीं। और दूसरा कि ये ऊंचाई पर भी था, जिसमें कोयल में बाढ़ आने के बाद भी उसको डूबने का खतरा नहीं था। तो बिल्कुल इस शहर को वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया। आप दूसरे शहरों में इतनी सड़कें हैं, इतनी गलियां हैं, अब अतिक्रमण से वो चीजें नहीं रही। लेकिन आप देखिए अभी भी पुरानी गलियों, पुरानी सड़कों, एक सड़क को बंद भी कर दीजिए तो निकलने के कई रास्ते हैं, सैकड़ों रास्ते हैं, जाम नहीं लग सकता है। पानी निकास के लिए कई तरह ढाल है और सारा पानी जो है ढल करके कोयल नदी में चला जाता है। बस आपकी बातों से यह प्रतीत हो रहा है और मैंने महसूस किया यह कि इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है वह मानव जाति पर एक अपराध की तरह है। मानव जाति के लिए यह अपराध है और इतिहास के पन्ने जो हैं हमें चीजों को समझने में मदद करता है। अब हम एक बात यह जानना चाहेंगे कि इतिहास का कौन सा ऐसा तथ्य है जो कि हमारी साझी विरासत और साझे संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। इतिहास का वह कालखंड तो निश्चित रूप से बौद्ध काल रहा है। जी, बौद्ध काल को हम ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ एक तरह से लोकतंत्र अगर पूरी नहीं, राजतंत्र होते हुए लोकतंत्र अगर पूरी तरह नहीं थे, तब भी लोगों की यह आज़ादी थी और वो प्रक्रिया शुरू थी, हो चुकी थी नहीं आज़ादी की। नंद वंश की नाश होने के बाद नहीं, मगर ये चंद्रगुप्त ने जो शासन व्यवस्था की वो बहुत हद तक उसको साझी विरासत वाली व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भेदभाव नहीं था। जातीय भेदभाव नहीं था, धार्मिक भेदभाव भी नहीं था नहीं। और उसी को आगे बढ़ाते, उसी परंपरा को बिंबिसार ने भी, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंबिसार ने भी कुछ हद तक इसको बढ़ाया नहीं? और आगे जाके अशोक ने इसको और विस्तार दिया। अच्छा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं किया। एक मानिए उसने कोई युद्ध नहीं किया और 30 सालों तक बिना किसी बाधा के शासन किया उसने। और उतना ही नहीं, बिना किसी युद्ध के कई राज्यों का विलय मगध सम्राट में हुआ। मगध साम्राज्य में कई राज्यों का विलय हुआ। संबंधित राज्यों के राजाओं ने, प्रजाओं ने एक स्वेच्छा के तौर पर अपने आप को विलय किया। क्यों विलय किया? यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के विचार न, यहाँ के सिस्टम को देख करके, डेमोक्रेटिक सिस्टम। युद्ध नहीं हुआ, शांति, हिंसा। बुद्ध ने कहा था हिंसा सभी दुखों का कारण है। जी नहीं, जब आप हिंसक बन जाइए, हिंसा कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं होता, हिंसा के कई रूप हैं। तो अगर सभी तरह से आप हिंसा से मुक्त हो जाते हैं तो आपके समस्त दुख भी समाप्त हो जाते हैं। इसे लोभ करना भी हिंसा है, क्रोध करना भी हिंसा है। तो हिंसा के बहुत सारे रूप हैं और सभी तरह के हिंसा से आप मुक्त हो जाना ही आप अपने दुखों को भूल जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी और जो एक लंबे समय तक चली। लेकिन और आगे चलकर
जी इसको हमले किए गए। अशोक के पौत्र ब्रजराज मौर्य जब शासन में था तब उसका सेनापति कौन था? शुंग, जो आर्य था। ये जान लेना जरूरी है कि मौर्य जो है आर्य नहीं थे, मौर्य आर्य नहीं थे जी। लेकिन शुंग जो है, जो बाहर से आए हुए हैं, वो एक लंबे समय से वो हमला करके शासन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी और लौट जाते थे बार बार। लेकिन इस बीच उन्होंने एक साजिश के तहत यहाँ पर रहना शुरू किया, मेलजोल करके। और इसी घुसपैठ में जो पुष्पमित्र नाम का शुंग, पुष्पमित्र शुंग है, वो सेनापति बन गया जी। है, जो आर्य था, सेनापति बन गया जी। और उसने सीधे राजा को यह इसके लिए लगातार प्रेशर बनाया, प्रेरित किया कि शांति की नीति को त्यागना होगा और जो हम युद्ध नहीं करने की नीति पर अड़े हुए हैं उसको त्यागना होगा, तभी हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसके लिए राजा तैयार है। फिर उसने एक साजिश रची कि जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं उसमें हमारे दुश्मन जो है यमन, बगल के देश के, वो आकर के छद्म बौद्ध भिक्षु के रूप में छुपे हुए हैं, अब अपने साथ हथियार भी रखे हुए हैं जी। से हमें इजाजत दीजिए उनका दमन करने का। इसके बावजूद भी राजा ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी पुष्पमित्र ने हमला करके 75,000 बौद्ध भिक्षुकों का कत्लेआम किया और वहीं से राजा के साथ उसका टकराव भी शुरू हुआ। इसको लेकर के उसको राजा से अलग होना पड़ा। फिर उसने खुद राजा से ही युद्ध किया, अपना सेना का प्रमुख वो था जी। तो सेना को अपने तरह से ढाल चुका था। बहुत सेना की कम टुकड़ी थी जो राजा के साथ थी, जो उसके वफादार थे, और उसने युद्ध किया जी। और युद्ध में जो है राजा को हारना पड़ा और उसने उसका सर कलम कर दिया, बेरहमी से मार दिया और खुद ही सम्राट बन बैठा पुष्पमित्र शुंग। तब इसके बाद उसने क्या किया? बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से पीटना, कत्ल करना, बौद्ध मठों को ढाना, इतिहास को गलत तरीके से लिखना। तो वहीं से ये शुरू हुआ पहली बार इतिहास के साथ छेड़छाड़। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया, जैसे कि आपने ये बताया कि बौद्ध काल से ही लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बौद्ध काल में कोई भेदभाव नहीं था मनुष्यों के बीच में। आपने जो महत्वपूर्ण बात बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम के तहत। इतिहास के पन्नों को समझते हुए हम किसी नए शख्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। और एक आग्रह आपसे है कि भूमि न्यूज़ पलामू को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।